अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन एंड रीसैम्पलिंग। इंटरपोलेशन का मतलब ये है कि एस्टिमेट करना वैल्यूज़ को, और सैम्पलिंग का मतलब आप कितनी वैल्यूज़ कितनी सेकंड्स के अंदर लेते हैं। अब हमारे पास जो टेक्निक है वो है दो, एक है मैथड 1 और एक है मैथड 2 सैम्पलिंग के अंदर। हमने ये कहा कि हमारे पास ये पिक्चर मैथड 1 की है। इस पिक्चर के अंदर हम देखें तो हमारे पास एक ग्रिड है जो कि ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंटेड है। ये ब्लैक डॉट सारे। अब हम इस ग्रिड को रोटेट करवाना चाहते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। तो जब हम इसके एक्सिस से इसको पकड़ के रोटेट करवाते हैं, यानी इसका एक्सिस पहले ब्लैक डॉट था, अब जब हमने उसको रोटेट करवाया 45 डिग्री पे, तो ये अगेन उसका एक्सिस तो सेम ही रहा, ब्लैक डॉट और रेड डॉट। ब्लैक डॉट का मतलब है बिफोर रोटेशन और रेड डॉट का मतलब है आफ्टर रोटेशन। तो ब्लैक डॉट और रेड डॉट इन एक सेम पॉइंट पे रहा क्योंकि उसका एक्सिस सेम है 45 डिग्री का। मगर अब ग्रिड ऑफसेट हो गया। ऑफसेट का मतलब ये है कि अब बहुत सारे ऐसे रेड डॉट हैं जो कि ब्लैक डॉट पे अलाइन नहीं है। सिमिलरली, और ये देखिएगा जैसे ये रेड डॉट है, ये रेड डॉट है, ये वाला ब्लैक डॉट 45 डिग्री का जब इसने टर्न लिया तो ये ब्लैक डॉट इस रेड डॉट की तरफ आ गया, तो इसको हम कहते हैं ऑफसेट का ग्रिड है। ये एक तरीका है, ये एक वे है। दूसरा वे हमारे पास ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर रोटेटेड ग्रिड मौजूद हो, यानी 45 डिग्री रोटेट होने के बाद ग्रिड हमारे पास मौजूद हो, और हमसे सवाल ये किया जाए कि 45 डिग्री रोटेट होने से पहले ये किधर मौजूद था। यानी इस केस की बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं मेथड नंबर 2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे नोन एंड अननोन लिख दिए हैं। अगर मैं मेथड 2 की बात करूँ इसकी, तो इसमें नोन क्या है, पोस्ट ट्रांसफॉर्म लोकेशन, यानी 45 डिग्री एंगल देने के बाद वो किधर मौजूद है ये हमें पता है, मगर वो पहले किधर था, प्री ट्रांसफॉर्म लोकेशन वो क्या है वो हमें पता नहीं है। सिमिलरली, अगर मैं इसकी बात करूं नोन की, कि प्री ट्रांसफॉर्म लोकेशन हमें नोन है, यानी मेथड नंबर 1 के अंदर, कि वो अभी किधर मौजूद है। सवाल हमसे इस केस में ये होता है कि 45 डिग्री रोटेट करने के बाद वो किधर मौजूद होगा, ये है अननोन। ठीक है, अब इस केस के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि जब पहले वाले केस की हम बात करें तो पिक्सल टेंड्स टू लैंड बिटवीन पोस्ट ट्रांसफॉर्म ग्रिड, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। पोस्ट ट्रांसफॉर्म ग्रिड का मतलब ये है कि ये रेड डॉट, देखिएगा ये जैसे ये ब्लैक डॉट है, ये दो रेड डॉट के दरमियान आ रहा है, यानी ये ग्रिड ऑफसेट है। ये एक प्रॉब्लम है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे एक रेड डॉट दो ब्लैक डॉट के दरमियान आने लगता है, जो कि इस केस की प्रॉब्लम है। The pixel tend to come from the location between pre-transform grid element, ये इसकी प्रॉब्लम है। अगर हम इसका एक सूडो कोड बनाएं मेथड 2 का, मेथड 2 ये रहा, फिर से एक दफ़ा देख लीजिएगा, मेथड 2 है ये, जिसके अंदर हमारे पास नोन है पोस्ट ट्रांसफॉर्म लोकेशन 45 डिग्री एंगल होने के बाद, और प्री ट्रांसफॉर्म लोकेशन हमें अननोन है। अगर हम इसका एक सूडो कोड बनाएं तो सूडो कोड के लिए हमने ये कहा कि हमारे पास एक ईच एलिमेंट का एक रॉ एलिमेंट होगा, रॉ का एलिमेंट होगा और एक कॉलम का एलिमेंट होगा। फॉर ईच RC इन G स्टैंड फॉर पोस्ट ट्रांसफॉर्म इमेज, R स्टैंड फॉर रॉ एंड C स्टैंड फॉर द कॉलम। उसको रोटेट कर दिया जाए R, C के अंदर, कितने से, पहले वो 45 डिग्री एंगल पे था तो हम उसकी पहले वाली पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से हमने इसको कहा -45 डिग्री। तो जब हम उसको -45 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा R' एंड C'। तो हमारे पास R' एंड C' आने के बाद हम उसको सैम्पल करेंगे, और सैम्पल करने के बाद अगेन हमारे पास सिंपल R एंड C आ जाएगा। ये रॉ एंड कॉलम की वैल्यूज आ जाएंगी कि वो रोटेट होने से पहले किधर मौजूद था। यहाँ पे चीज़ का कमेंट ये है, वी हैव अ पिक्सल ऑन RC पोस्ट इमेज के पिक्सल की वैल्यूज मौजूद है। हमने वहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लगाया, -45 डिग्री का एंगल लगाया, ताकि हम उसके प्री स्टेज पे पहुँच सके। ये थी हमारे पास मेथड 1 एंड मेथड 2। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्पेशल ट्रांसफॉर्म की, जिसके अंदर हमारे पास दो टाइप हैं, एक है अफाइन ट्रांसफॉर्म, दूसरा है नॉन अफाइन ट्रांसफॉर्म। अफाइन ट्रांसफॉर्म याद रखिएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, नॉन अफाइन नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अफाइन की बात करें तो इसमें रिजिड बॉडी भी है, नॉन रिजिड भी है। रिजिड का मतलब जिसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन ही होगी सिर्फ। रोटेशन हम कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं नॉन रिजिड कॉन्सेप्ट की। नॉन रिजिड कॉन्सेप्ट के अंदर रिजिड के साथ साथ स्केलिंग एंड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है।
स्केलिंग का मतलब जूम इन करना, जूम आउट करना, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। अब एक नया टॉपिक है, नया वर्ड है जिसका नाम है शेयरिंग करना। शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब ये है, आपके पास मान ली स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास एक स्क्वायर मौजूद था जो कि इस ग्रे लाइन से यहाँ पे नज़र आता है, जो कि इस ग्रे लाइन से यहाँ नज़र आता है। इस ग्रे लाइन के जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को हम आगे की तरफ पुश करें, ऊपर वाले पॉइंट्स को। तो जब हम ऊपर वाले पॉइंट्स को आगे की तरफ मूव करते हैं, पुश करते हैं, तो ये ग्रिड आगे की तरफ जाएगा। नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं हम उसको पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। तो जो पहले स्क्वायर था, ये स्क्वायर कन्वर्ट हो गया किसमें? पैरेललोग्राम में। यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई है। नोट, इन शेयर आपके पास ओरिजिनल एलिमेंट था एक्स डैश, एक्स डैश में ऐड हो जाएगा एक्स जो कि ओरिजिनल एलिमेंट था, उसके अंदर ऐड हो जाएगा a प्लस वाई जो कि शेयरिंग लोड है। तो अब आपके पास x की नई वैल्यू बनेगी जो कि x डैश कहलाएगी। मीन्स लिफ्टिंग ऑफ x प्लस a टाइम्स ऑफ y, लिफ्टिंग ऑफ x प्लस a टाइम्स ऑफ y। तो इससे जो हमारे पास नए x की वैल्यू निकलेगी वो x डैश होगा जो कि आगे की तरफ जाएगा। दिस कुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी वजह से जो स्क्वायर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरेललोग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी इक्वेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, x डैश इज इक्वल टू x प्लस ए वाई। सिमिलरली यही कॉम्पोनेंट्स आप y के अंदर भी कर सकते हैं और ऐसे ही ट्रांसफॉर्म आप z के अंदर भी कर सकते हैं। इससे मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस निकल के आएंगी, यानी मल्टीपल शेप निकल के आएंगी। ये तो हमने बात की अफाइन ट्रांसफॉर्म की। अब हम बात करते हैं नॉन अफाइन ट्रांसफॉर्म की। तो नॉन अफाइन ट्रांसफॉर्म जिसको हम नॉन लीनियर कहते हैं, इसके अंदर रैपिंग और डिफॉर्मेशन होती हैं। यानी एक आपके पास पेपर है जो कि स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अंदर आपने कैंडी ली और उसको रैप कर दिया। तो जो रैपिंग फंक्शन है ये नॉन अफाइन ट्रांसफॉर्म है जो कि नॉन लीनियर होगा। इस नॉन लीनियर के अंदर इस स्क्वायर को आप देखेंगे, इस स्क्वायर की इमेज आपको कैसे नज़र आती है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक प्लेन ऑब्जेक्ट मौजूद है स्क्वायर, आप अपनी आपकी इमेज शीशे में देखें, मिरर में देखें, तो आप एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, राइट। मगर अगर वो इमेज, वो जो मिरर है वो नॉर्मल मिरर ना हो, वो कर्व मिरर हो या उसके अंदर ग्रूव्स हो, तो फिर आप अपने फेस को अलग अलग शेप्स के अंदर देखते हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्म है उसको हम कहते हैं नॉन अफाइन ट्रांसफॉर्म, जो कि नॉन लीनियर बाय द नेचर होती है। फिर हम करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्म। पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्म के अंदर ये है कि हमारे पास हम डिस्प्लेसमेंट करवाना चाहते हैं ग्रिड पॉइंट की। हमारे पास ये ग्रिड है जिसके अंदर 9 ब्लैक डॉट्स मौजूद हैं, 9 ब्लैक डॉट। हर एक डॉट के पास पॉसिबिलिटी है कि वो पॉजिटिव एक्स में मूव कर सकता है, नेगेटिव एक्स में मूव कर सकता है। यानी एक डॉट के पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब 9 डॉट के पास 18 पॉसिबिलिटीज हो गई। ये सिर्फ एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं, मगर इसके साथ अगर मैं मिला दूं वाई एक्सिस को, तो 18 के बदल अब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। और उसके साथ अगर मैं मिला दूं जेड एक्सिस को, यानी एक सिंगल डॉट एक्स में मूव कर सकता है, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, 2 पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, 2 पॉसिबिलिटी, यानी 4, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड। इसका मतलब टोटल एक डॉट 6 पॉसिबल वैल्यूज के अंदर मूव कर सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चेस या ड्राफ्ट की गेम खेलते हैं। उस ड्राफ्ट की गेम के अंदर हमारे पास एक जो कर्सर होता है, उस कर्सर को हम एक्स में, वाई में और डायगोनल में भी मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पॉसिबिलिटी बढ़ गई। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपने एक स्टेशनरी इमेज ले ली जिसके अंदर सारे पॉइंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मौजूद थे। अब आपको पता है कि वो जो इमेज आपने ली वो क्या थी? स्टैटिक हार्ट की इमेज मौजूद थी जिसके अंदर ये हार्ट है और इसके अक्रॉस 2 लंग्स हैं। इसकी एक स्टैटिक इमेज मौजूद थी। अब हमें पता है कि हार्ट कंटिन्यूसली बम्पिंग है, बीपिंग है, तो हार्ट एक पोजीशन पे तो रहेगा नहीं। जब आपने उसकी पिक्चर ली, उसके वेरी नेक्स्ट सेकंड ही उसकी पिक्चर तब्दील हो जाएगी क्योंकि हार्ट बीट करेगा। तो इसके लिए फिर हम ये पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि एक्चुअली उसकी इमेज वेरी नेक्स्ट सेकंड कैसी नज़र आएगी। उसके अंदर हम ये जानते हैं कि एक्स बेबी, एक्स का कॉम्पोनेंट भी मूव होगा, वाई का कॉम्पोनेंट भी मूव होगा और जेड का कॉम्पोनेंट भी मूव होगा। इसी वजह से जो स्टार्टिंग में ग्रिड ऐसा था वो अब उसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी। इफ़ वी हैव द स्टैटिक पिक ऑफ हार्ट with lungs, so we can see its beat using this technique, इस टेक्निक से। वैसे सिमिलरली आपने कोई मोबाइल ऐप्स ऐसी देखी हो जिसके अंदर आप अपनी एक स्टेशनरी नॉन स्माइलिंग फेस की इमेज लें और फिर वो ऐप आपको बताएगी कि जब आप स्माइल करेंगे तो कैसे नज़र आएंगे, जब आप उदास होंगे तो आप कैसे नज़र आएंगे। तो ये जो ग्रिड, ये जो फंक्शन वो परफॉर्म करता है, उस टेक्निक का नाम है पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्म्स।
ठीक हो गया। अब एक टॉपिक जिसका नाम है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब जैसे मैंने पहले बताया एस्टिमेट करना वैल्यूज़ को, उसके अंदर एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर के अंदर ये है कि हमारे पास दो पीक्स मौजूद होंगे, एक पहली पीक है, दूसरी पीक है। इन दोनों पीक्स के दरमियान मैंने एक मीडियन लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने एक रेड डॉट क्रिएट किया। ये रेड डॉट किसके नज़दीक है? लेफ्ट साइड पे जाना इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा या राइट साइड पे जाना सूटेबल होगा? तो ऑफ कोर्स अगर ये मीडियन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो लेफ्ट साइड के जो प्लेन है वहाँ पे जाना इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे KNN एल्गोरिथम का होता है, के नियरेस्ट नेबर का। इसमें तो हमारे पास दो पीक्स मौजूद हैं। और जब हमारे पास ऐसा अगर स्क्वायर ऑब्जेक्ट है तो इस स्क्वायर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये चारों पॉइंट्स मौजूद हैं, चारों कॉर्नर्स। तो इन कॉर्नर्स के अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ लगाते हैं तो ये वैल्यूज़ अपने आउटर टर्मिनल की तरफ मूव करना पसंद करती हैं। जैसे पॉइंट्स आर मूविंग एट आउटवर्ड कॉर्नर्स, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया। फिर देखिए हमारे टॉपिक है जिसके अंदर हम कहते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन के अंदर ये है कि हमारे पास एक पॉइंट है fi, दूसरा पॉइंट है fi+1। हमने इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया जो कि है रेड लाइन से ड्रॉ हुई, और इस पॉइंट जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि रेड डॉट है, उस पॉइंट से हमने एक डॉटेड लाइन क्रिएट की। इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है वो अल्फा है और राइट हैंड साइड वाला जो एरिया है वो है 1 - अल्फा के बराबर। अब हम इसकी पॉइंट f की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो पॉइंट f की इक्वेशन निकालने के लिए हम ये कहते हैं कि जिस पॉइंट f पे fi+j का भी असर होगा और fi का भी असर होगा तो वो क्या होगा, उसके लिए हमने ये कहा कि f इज इक्वल टू fi+1। देखिएगा ये fi+1 है। इस पॉइंट के अक्रॉस जो लेंथ है, ये एरिया जिसको हम कहें, ये अल्फा के बराबर है। तो उसका मतलब ये अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा fi+1 से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं fi की बात करूँ तो fi के अक्रॉस ये जो डिस्टेंस है ये है 1 - अल्फा के, तो fi मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - अल्फा से। तो c, जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट भी छोड़ा है, c fi+1 मल्टीप्लाई होता है क्रॉस के अंदर विद अल्फा से, और fi सिंपल मल्टीप्लाई होता है 1 - अल्फा से। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। व्हाट इफ हमारे पास ऐसी ग्रिड मौजूद हो जिसके अंदर हमारे पास 4 डॉट्स मौजूद हो और बीच में हमारे पास एक क्रॉस मौजूद है। हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं कि इसका असर, यानी इस क्रॉस का असर इन चारों पॉइंट्स पे क्या बनेगा। तो हमने ये किया कि हमने इस क्रॉस को हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर भी डिवाइड करेंगे और वर्टिकल लाइन के अंदर भी डिवाइड करेंगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों कॉम्पोनेंट्स के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आ गया और ये इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट आ गया। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हमने डिवाइड कर दिया अल्फा और 1 - अल्फा से, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने किया था। ये जो ऊपर वाली एग्जांपल हमने अभी सॉल्व की थी उसके अंदर भी अल्फा और 1 - अल्फा ही था ना। ये दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है अल्फा इंटू 1 - अल्फा का। ये आ गया हमारे पास अल्फा इंटू 1 - अल्फा, अल्फा एंड 1 - अल्फा। ये आ गया बीटा और ये आ गया 1 - बीटा। जो हमने कॉन्सेप्ट पहले अप्लाई किया, लेट्स से कि अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट के अक्रॉस जो एरिया है वो क्या है, वो ये रेड शेडेड एरिया है जिसके अंदर जो इसकी लेंथ है वो है 1 - अल्फा और इसकी जो ब्रेथ है वो है बीटा। तो fi+1, j ये रहा, मल्टीप्लाई होगा एरिया से जो कि 1 - अल्फा इंटू बीटा। सिमिलरली अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, इस डॉट की बात करूँ तो ये है fi+1 j+1, ये मल्टीप्लाई होगा इस एरिया से जिसकी लेंथ है बीटा और हाइट है अल्फा। तो देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा आ गया। सिमिलरली मैं इन सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करूँगा, जैसे fi के अक्रॉस जो एरिया है वो है ये, इसकी ब्रेथ है 1 - बीटा और इसकी हाइट है 1 - अल्फा। तो ये आ गया 1 - अल्फा एंड 1 - बीटा। सिमिलरली हमारे पास ये चारों पॉइंट्स की इसी तरीके से हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस। ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन के टॉपिक को हम मिलाते हैं दूसरे टॉपिक के साथ जो कि कॉन्वोल्यूशन है। कॉन्वोल्यूशन का टॉपिक हम ऑलरेडी पहले भी कवर कर चुके हैं। मान लें हमारे पास एक पॉइंट है -1, दूसरा पॉइंट है -2 और ये हमारे पास मीडियन लाइन मौजूद है। लीनियर इंटरपोलेशन की मदद से हम इस -1 के पॉइंट को इस पॉइंट 1 तक मिलाते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट 1 को इस पॉइंट 1 तक मिलाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये लीनियर इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होने लगा। वैसे ही हमारे पास एक एरिया हो जिसके अंदर ये चार पॉइंट्स मौजूद हो तो ये
4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। और अगर हमें इसके अंदर 2D इंटरपोलेशन अप्लाई करनी हो तो इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जो कि सेंटर तक जाएगी। इस सेंटर से अल्टीमेटली ये चारों पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे और ये पिरामिड नुमा शेप बन जाएगा। तो ये इंटरपोलेशन ही की टेक्निक है। अगर हम इस पिक्चर को दूसरे एंगल से देखें जो क्या है ये, यानी हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल पीक्स हैं, इन मल्टीपल पीक्स के अंदर इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। यानी F2 से एक लाइन निकलेगी जो F1 तक जाएगी और F3 तक जाएगी। अगर हम इस लाइन को गौर से देखें तो क्या ये ओवरलैपिंग है, और अगर ये ओवरलैपिंग है तो ये एलियासिंग है। ये एलियासिंग है तो इस पर कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है और इस पर कॉन्वोल्यूशन की इक्वेशन भी अप्लाई हो सकती है जो कि है Fx = summation of Fi h x - i। उसका मतलब हम लीनियर इंटरपोलेशन की मदद से कॉन्वोल्यूशन को भी स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।